Hello and welcome back, dear students. Good morning, all of you. Myself, C.A. Ronak Agarwal, and we are watching Business Studies classes. As you all know, in the last class, we were discussing Principles of Management, Chapter 2, Class 12th Commerce, CBSE students. Uh, Video will be relevant for them, and apart from them, Principles of Management is also given in every 12th class curriculum. So in our last classes we discussed all the principle except these three. Okay, in our last classes we discussed all the principles of Fayol except these three. The You will find the videos of principles from part 3, chapter 2, part 3, 3, 4, 5, 6. Those part contain the principle, and part 7 will consist of this principle, stability of tenure of personnel, initiative, and the 14th one is Esprit de Corps. So as I told earlier, principles of management are very important for your exam curriculum, as well as your from management perspective is taken. These principles are important, so we should be very careful while listening the video. So let's begin. So the 12th number principle is stability of tenure of personnel. As the name suggests, you can have idea about the principle inside this stability of tenure of personnel. If we mark the word, it consists of stability of what? Tenure of personnel. If we find the meaning of this word, stability means something which is stable. Second is tenure, means duration, and personnel means, please tell. Right, I hope many of you told employees. So the principle wholesale talks about stable duration of employees, right? अब मैं अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चों को वो समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं मेरे क्लास में भी देखा हूँ कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि जब तक मैं हिंदी में ना बोलूँ उनको समझ में नहीं आएगा, भले ही इंग्लिश कितना भी ईजी हो. तो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल मीन्स, देखो ये प्रिंसिपल सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका हूँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है. और पहले के अगर प्रिंसिपल आप नहीं देखे हैं तो काइंडली इसको देख लीजिए. किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है. बोर्ड एग्जाम में आपको इस चैप्टर से 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा. तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में बोला क्या जाता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका जो उनको जो एम्प्लॉय करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको कुछ दिनों के लिए स्टेबल रहने दो. कुछ दिनों के लिए यानी कि मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे इसको अपन डिस्कस करते हैं. मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसका नाम था धीरज. ठीक है, धीरज नाम है उसका. अब हमने उसको जॉब पे रखा 1 जनवरी 2020. ठीक है, उस पे जॉब पे रखा और 1 मंथ का उसका ट्रेनिंग था. 1 मंथ का उसका ट्रेनिंग था. उसके बाद हमने क्या किया, 1 मंथ के बाद उससे जाके हमने कुछ डिस्कशन किया, कुछ मीन्स इंटरव्यू टाइप का लिया. उसके बाद हमने देखा कि अरे ये तो कुछ सीख नहीं रहा है, चलो इसको दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाया जाए. पहले वो था प्रोडक्शन में, फिर उसको हम ले गए सेल्स में. ठीक है, तो फिर बेचारा धीरज आ गया सेल्स में, एम्प्लॉई है, बात तो माननी पड़ेगी. अब वो वही सिलसिला हुआ उसके साथ, वही 1 मंथ वाला बात. ये जो यहाँ पे हुआ था वही 1 मंथ हुआ. तो कुछ सीख ही रहा था कि उसको अब क्या किए, उसको ले गए हम फाइनेंस में ले गए.
धीरज भाई आ जाओ इधर से, फाइनेंस में आ गया वो। फिर वही बात, 1 महीना हुआ नहीं हुआ, फिर मैनेजमेंट उसके पास चला गया, बोलता है कि अरे ये तो कुछ खास सीखा नहीं। तो इसको फाइनेंस में ले आए थे। फाइनेंस से अब उसको बोले कि चलो भाई गेट इधर है, गेट इधर है, यानी कि ऑफिस का गेट इधर है, यू कैन गो आउट, यू आर बीइंग फायर्ड, तुमको निकाला जाता है नौकरी से। हाँ, ये क्या हुआ? धीरज बेचारा सोचा, यहाँ पे 1 महीना रखे, कुछ काम सीख ही रहा था कि दूसरे में चेंज कर दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 महीना रखे, कुछ काम सीख ही रहा था कि फिर से उसको चेंज कर दिया गया फाइनेंस में। फाइनेंस में वो थोड़े दिन रहा, फिर से उसको चेंज कर दिया गया, पूरा ही कंपनी से निकाल दिया गया। तो एक तो एम्प्लॉय का जो जिस एरिया में था वो उससे हटा करके उसको दूसरे एरिया में लेके गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उसको निकाल दिया गया, और ऐसा ही हर एम्प्लॉय के साथ वो कंपनी में होता है। तो एक तो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे टिकते नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको भगा दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो फेओल बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको थोड़ा टाइम दो, वो कुछ उसको सीखने दो। सीखने के बाद उसका फिर प्रॉपरली अगर वो सीख जाए, तो अगर नहीं भी सीखा तो थोड़ा सा और टाइम दे दो, सीख जाए। मतलब जेन्यून टाइम जिसको बोलते हैं, कंसिडरेबल टाइम, सफिशिएंट टाइम उसको दो। उसके बाद अगर वो ना सीखे तो चलो आप डिसीजन ले लीजिए कि उसको निकालना है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हैं, वो सीखता ही नहीं, सीखता है कि उसको चेंज करते रहते हैं, उसको घुमाते रहते हैं, रोटेशन करते रहते हैं उसका। तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये खराब होता है, ठीक है। और जब तक वो काम सीखने वाला रहता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़राब है, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है वो सीख नहीं पाया है कुछ, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो कुछ आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो फेओल बोलते हैं कि एम्प्लॉय जब तक कुछ सीखेगा नहीं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या आउटपुट देगा। और दूसरी बात है कि एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र तब करना चाहिए, या फिर एम्प्लॉय को जॉब से तब निकालना चाहिए जबकि अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो, मतलब एकदम अर्जेंट हो, और अर्जेंट बेसिस में ही उसको निकालिए, अदरवाइज मत सोचिए उसको निकालने का, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ख़राब है। और दूसरी बात ये है कि एम्प्लॉय को अगर आप इस टाइप से करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी ख़राब होता है। लोग बोलेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब मत करो, यहाँ पे सबके साथ ऐसा ही किया जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल ये बोलता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। आजकल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन यही चीज़ को समझ नहीं पाते। कई ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ को समझ गए वो बहुत आगे निकल गए, और जो नहीं समझ पाया इस चीज़ को वो पीछे है, उसका ब्रांड इमेज ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस शुड बी अवॉइडेड। अब जैसा कि आप जानते हैं हर प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट है, और अगर वो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि अगर आप ये इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉय का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, ठीक है, पहला बात। दूसरा, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। टाइम वेस्ट नहीं होता है। एक एम्प्लॉय को आप लेके आएंगे, उसको सिखाएंगे, जब वो थोड़ा मोड़ा सीख जाएगा तो उसको आप हटा देंगे, तो वेस्टेज टाइम नहीं होगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। और नेगेटिव इफेक्ट अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इन लर्निंग न्यू जॉब, वही बात, जो उसको काम सिखाएंगे तो उसमें जो रिसोर्स लगेगा, टाइम लगेगा, वो वेस्ट होगा। फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय जो रहेंगे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और
इसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में बहुत ख़राब पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो ये था आपका प्रिंसिपल नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज योर इनिशिएटिव, ठीक है। यू माइट बी acquainted दिस विद दिस वर्ड। इनिशिएटिव मतलब कोई भी चीज़ में फर्स्ट स्टेप लेना, राइट। फर्स्ट स्टेप, टेकिंग फर्स्ट स्टेप इन एनीथिंग, ठीक है। जैसे घर में आपके कोई फंक्शन होता है तो उसमें कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया होता है उसको स्टार्ट करने का। स्कूल में वगैरह में जो फंक्शंस होते हैं उसमें कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया होता है ना। अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो आया था उसका इनिशिएटिव किसने लिया था? मोदी जी ने लिया था ना। तो उसी टाइप से कोई भी काम को स्टार्ट करवाने में, कोई भी काम को पहला उसका कदम रखवाने में जिस जो मीन्स लीड लिया जाता है उसको बोलते हैं इनिशिएटिव, ठीक है। तो इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। खुद से, वो खुद से होता है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, आपको नहीं बोला जाएगा कि ये ऐसा करो उसके बाद आप स्टेप लेंगे, तो दैट इज़ नॉट इनिशिएटिव, है ना। तो यहाँ पे इनिशिएटिव का बात हो रहा है, लेकिन इनिशिएटिव का बात किसके लिए हो रहा है? इनिशिएटिव का जो बात है वो हो रहा है एम्प्लॉयज़ लोग के लिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनिशिएटिव लें, ठीक है। तो ऐसा कौन बोल रहा है? फेओल का प्रिंसिपल बोल रहा है, यानी कि फेओल ही बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो इनिशिएटिव लें। तो इनिशिएटिव कैसे ले लेंगे भाई? वो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय का टैग लगाया उनके ऊपर। अगर वो कुछ चीज़ करेंगे तो मैनेजमेंट से डांट भी पड़ सकता है। मैनेजमेंट को बिना पूछे अगर वो कुछ करे तो मैनेजमेंट का डांट भी पड़ सकता है ना। तो इनिशिएटिव का मतलब, इनिशिएटिव फिर कैसे होगा? एम्प्लॉय इनिशिएटिव तो ले ही नहीं पाएंगे। अब क्या करें? तो फेओल जो हैं वो मैनेजमेंट को समझाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स को समझाते हैं कि एम्प्लॉई लोग को आप थोड़ा थोड़ा पावर दीजिए कि वो इनिशिएटिव लें। इनिशिएटिव किस चीज़ में? कोई जैसे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस में, डिसीजंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनिशिएटिव रिगार्डिंग डिसीजंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिसीजन लेना है, कोई प्लान बनाना है ना, और या कुछ नया कुछ करना है, तो उस केस में एम्प्लॉय लोग इनिशिएटिव लें। ऐसा कौन बोलता है? फ्योल बोलते हैं। और अगर इनिशिएटिव ले लिए तो क्या वो फाइनल हो गया? नो, वो फाइनल नहीं हुआ। वो इनिशिएटिव लेके किसके पास जाएगा? वो इनिशिएटिव लेके, ये इनिशिएटिव लिया एम्प्लॉय ने, वो इनिशिएटिव लेके मैनेजमेंट के पास जाएंगे। मैनेजमेंट ने बोला यस तो फाइनल, अगर मैनेजमेंट ने बोला नो तो कैंसल। दिस इज़ योर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट को ये समझाता है कि एम्प्लॉय लोग को पावर दिया जाए कि वो कुछ इनिशिएटिव लें। अगर वो इनिशिएटिव लिए और उसके बाद वो मैनेजमेंट के पास जाना जरूरी है। ऐसे नहीं कि इनिशिएटिव लेके खुद ही फाइनल कर लिए। मतलब लास्ट में वही होगा जो मैनेजमेंट चाहेगा, लेकिन स्टार्ट किसको करना है? एम्प्लॉय को करना है, स्टार्ट एम्प्लॉय को करना है, ठीक है। तो इनिशिएटिव का मतलब ये है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को कुछ पावर दे ताकि वो कुछ चीज़ का इनिशिएटिव लें, कोई चीज़ में फर्स्ट स्टेप लें, और वो चीज़ मैनेजमेंट से कंसल्ट करें। मैनेजमेंट से कंसल्ट करने के बाद वो चीज़ फाइनल होगा। यही फेओल का प्रिंसिपल बोलता है। लेकिन इसमें एक बात है, मान लीजिए कि मैनेजमेंट ने मना कर दिया,
सेकंड वाला सिचुएशन हो गया। तो उस वक्त एम्प्लॉय जिद्दी पे अड़ गया, नहीं मैंने तो इनिशिएटिव लिया है, मैनेजमेंट मना कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है, वो है ये है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, मतलब ये प्रिंसिपल नहीं बोलता है ऐसा। प्रिंसिपल सिर्फ इतना बोलता है कि इनिशिएटिव लेना है, मैनेजमेंट से कंसल्ट करना है, इफ़ मैनेजमेंट सेड यस देन इट इज़ फाइनल, अदरवाइज इट इज़ कैंसल। ठीक है, तो डिसअवॉइडेंस वाला बात यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप सोचिए अब इसका फ़ायदा क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है अगर एम्प्लॉयज़ लोग को बोला जाए कि आप इनिशिएटिव लीजिए। एम्प्लॉयज़ लोग को एक बिलोंगिंगनेस लगेगा। बिलोंगिंगनेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं बोल के उनको ऐसा फील होगा, उनको एक अपनापन सा लगेगा ऑर्गेनाइजेशन को लेके। उनको ऐसा लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पे दूसरे के यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। और एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेंगे। इसके साथ ही अगर वो मोटिवेटेड फील करेंगे तो वो टारगेट को टाइम पे अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये था इसका 3 पॉजिटिव इफ़ेक्ट। और जहाँ पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वहाँ पे कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाउलेशन भी है, वो भी देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाउलेशन क्या है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाउलेशन है अगर ये प्रिंसिपल को वाउलेट करेंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे। एम्प्लॉय विल नॉट वर्क इन देयर बेस्ट एबिलिटी। ठीक है, छोटा छोटा लिखा, थोड़ा स्पेस का तकलीफ हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा बता देता हूँ। एम्प्लॉय विल नॉट वर्क इन देयर बेस्ट एबिलिटी। ठीक है, एम्प्लॉय जो हैं वो अपने बेस्ट एबिलिटी में काम नहीं करेंगे, उनको अच्छा फील नहीं होगा। और दूसरा है डीमोटिवेशन। दूसरा यहाँ लिख दे रहा हूँ, डी मोटिवेटेड एम्प्लॉय। अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं तो वो मोटिवेटेड रहते हैं, अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो वो डीमोटिवेटेड सा फील कर सकते हैं। तो ये था इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज द लास्ट प्रिंसिपल। लास्ट इज एस्प्राइट डी कॉर्प्स। एस्प्राइट डी कॉर्प्स, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रिंसिपल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आउट ऑफ 14 बोलूँ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोलने से, ये एक एस्प्राइट डी कॉर्प्स है, एक इनिशिएटिव भी था, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड ऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके अलावा जो है मोटा मोटी सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो एक स्केलर चेन है, एक है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, और इनिशिएटिव एंड एस्प्राइट डी कॉर्प्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एस्प्राइट डी कॉर्प्स द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फेओल। इसमें बोला क्या जाता है, टीम स्पिरिट का बात यहाँ पे भी किया जाता है। यहाँ पे टीम स्पिरिट का बात किया जाता है। यहाँ पे टीम स्पिरिट का बात किया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, ये जो वर्ड है एस्प्राइट डी कॉर्प्स, ये टेक्निकल वर्ड है, इसका वर्ड का मतलब अपन नहीं निकाल सकते, तो मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ आपके प्रिंसिपल में। तो एस्प्राइट डी कॉर्प्स बोलता क्या है, टीम स्पिरिट का बात समझाता है। बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम तभी होगा जब एम्प्लॉय में एक भावना हो, मतलब एम्प्लॉय में एक फीलिंग्स हो, अपने मन में एक एटीट्यूड हो उनका, मैं से हम। ठीक है, मैं से हम, हंसीएगा मत, मैं से हम। एक कुछ साल पहले एक गाना भी आया था, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। ठीक है, तो मैं से हम यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ खुद को मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, टारगेट ऐसा है, टारगेट मैं अचीव करूँगा, उससे मैं से कट के एम्प्लॉय को आना है हम में, मैं से आना है आपको हम में। ठीक है, तो हम यानी कि जो बात होता है ये ग्रुप का बात होता है ना, आप खुद भी जानते हैं ये ग्रुप का बात होता है ना।
अब मैं बोलने से क्या होता है, आई, यानी कि सिंगल पर्सन। सही बोल रहा हूँ ना मैं? गलत भी बोल सकता हूँ आपसे कई बार पूछने के लिए कि आप सुन रहे हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए। तो सही बोल रहा हूँ कि मैं जो है वो मतलब आई इंग्लिश में, और आई मतलब सिंगल पर्सन। तो टीम स्पिरिट का बात हो रहा है, तो मैं से हम यानी कि ग्रुप का बात हो रहा है। तो इसमें बात क्या क्या किया जा रहा है, मैं से हम टीम स्पिरिट का। ये टीम स्पिरिट लगाएगा कौन, लाएगा कौन? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की टीम स्पिरिट लेके आएगा। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, टीम स्पिरिट वाला बात होगा, यूनिटी वाला बात होगा, हारमनी वाला बात होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है। और मैनेजमेंट जो है उसको चाहिए, उसको ये करना चाहिए कि मैं से हम में वो उसका सबसे बड़ा रोल होता है, आई टू वी। एक्चुअली में आपके बुक में, कोई भी बुक में आप देखेंगे तो ये मैं से हम जो लिखा है आई टू वी है ये। ठीक है, तो उसको मैं हिंदी में लिख दिया हूँ। तो आई से वी करने का है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में बॉस ने एक टारगेट दिया कि आज शाम तक 100 पैकेट 100 पैकेट पेन बनाने हैं। आज शाम तक 100 पैकेट पेन बनाने हैं। ठीक है, अब वैसे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो मान लीजिए कि 10 एम्प्लॉयज़ आर देयर। तो हर किसी का टारगेट कितना हुआ, 100 / 10। पर पर्सन टारगेट हुआ 10। 100 पेन टोटल बनाना है, तो पर पर्सन टारगेट कितना हुआ, 10। तो इसमें यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय ये बोल सकता है कि मैंने तो मेरा पेन बना लिया 10 पेन, बाकी का मुझे क्या मतलब। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोलेगा, मैनेजमेंट बोलेगा कि ये सिर्फ ये करना नहीं है, आपको ऑल टोटल 100 पेन बनाना है। और हर इंसान खुद का टारगेट तो पूरा करेगा ही करेगा, इसके साथ ही वो ये इंश्योर कर ले कि पूरा ग्रुप का टारगेट यानी कि 100 पेन का वो पूरा हो जाए। तो ये बनता है आपका टीम स्पिरिट वाला बात। समझ में आया आपको? स्प्रेड डी कॉर्प्स क्या बोलता है, टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हारमोनी का बात यहाँ पे सिखाता है हमको। अभी देख लेते हैं इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इसको फॉलो करेंगे तो, और कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल क्या है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होने वाला है इसको अगर फॉलो करेंगे तो, टीम स्पिरिट, ऑब्वियसली टीम स्पिरिट डेवलप होगा। दूसरा बात है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, ग्रुप गोल को अचीव किया जा सकता है ना। वायोलेशन करेंगे तो क्या होगा, अगर हमने मान लीजिए फॉलो नहीं किया ये प्रिंसिपल, तो क्या हो सकता है, वायोलेशन से क्या होगा, टीम गोल अचीव नहीं हो पाएगा, गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। और दूसरा बात है कि टीम स्पिरिट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थे इसके वायोलेशन और पॉजिटिव इफेक्ट आपके सामने है। सो टुडे वी डिस्कस्ड 3 प्रिंसिपल। यहाँ पे 12 था, वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये DER आ गया, इसको रुकिए मैं चेंज कर देता हूँ। ये 12 नंबर है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, we discussed 3 principles, that is stability and tenure of personal, initiative, and the 14th and the last one is spread decorps. Let's take a fast revision of this. fast revision एक बार कर लिया जाए। stability of tenure of personal क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी एम्प्लॉय हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो ड्यूरेशन है, वो जितने दिन के लिए काम करें उसमें कुछ स्टेबिलिटी हो। ऐसा नहीं कि आज एम्प्लॉय को आप बुलाएं हैं, 1 महीने में उसको चेंज कर दिए, या फिर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए, या फिर उसको तुरंत ही निकाल दिए। तो उनको कुछ टाइम दिया जाए सीखने के लिए,
सफिशेंट टाइम दिया जाए। अगर वो उस टाइम में सीख जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखते हैं तो फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकदम ही तुरंत दिखा दिए। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं उनके माइंड में फ्रस्ट्रेशन आता है और वो कुछ सीख नहीं पाते हैं और वो कुछ आउटपुट नहीं दे पाते हैं, और वेस्टेज भी ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज होता है रिसोर्स का। 13 इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब फर्स्ट स्टेप लेना। फर्स्ट स्टेप किसको लेना है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को फर्स्ट स्टेप लेने के लिए उनको मोटिवेट कौन करेगा? मैनेजमेंट। लेकिन एम्प्लॉय फर्स्ट स्टेप लिया, उसके बाद वो चीज़ वो मैनेजमेंट से ज़रूर डिस्कस करे। ऐसा नहीं कि वो अपने मन मर्जी से फर्स्ट स्टेप ले करके अपना मन मर्जी से उसको डिसीजन में ले आए। ठीक है, सो दैट वाज इनिशिएटिव। 14th वन इज एस्प्रेट डी कॉर्प, दैट मीन्स टीम स्पिरिट, हारमोनी एंड योर यूनिटी का बात यहाँ पे चलता है। और मैनेजमेंट को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट को मोटिवेट करे, टीम से काम करवाए, और अकेले को वो मतलब एक सेल्फ वन पर्सन वाला चीज़ को वो फॉलो ना करे, वन पर्सन वाला चीज़ को प्रोत्साहन ना दे। सो दिस वाज योर 3 principles regarding FAOL, and this completes our discussion on FAOL principles of management. And with this we are ending our today's class. Thank you for watching this video. Have a nice day.